वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम इस वक्त जो है वो मखमसे का शिकार नज़र आ रहा है। सियासी जोड़ तोड़ के शोर में बज़ाहिर नंबर्स गेम्स बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, मगर मुल्क की तारीख में शायद पहली बार सियासी जमातें हुकूमत साजी में बज़ाहिर तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही हैं। कुछ रोज़ पहले तक PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों वफाक में हुकूमत बनाने के दावे कर रही थी, मगर अब सूरत हाल पहले आप पर आकर अटक चुकी है। PTI ने ऐलान कर दिया है कि वो वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी नून के साथ भी है और नहीं भी, हालांकि उनको भी कल तक बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना था। PMLN, जिसके कायद ने 9 फरवरी की रात 65 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर दी थी, अब उनको भी वफाक में हुकूमत कांटों का ताज दिखाई दे रही है। अलबत्ता पंजाब में हुकूमत के लिए नून पूरी तरह तैयार है। यही हाल बाकी जमातों का है, जो अपनी सूबाई हुकूमतें बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, मगर वफाक में पसोपेश का शिकार जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी जानिब कल कमिश्नर पिंडी के बयान के बाद सूरत हाल मज़ीद उलझ गई है। एक तो इस बयान ने इंतखाबात की साख को राख बना दिया है, और दूसरा इस बयान पर सबसे ज़्यादा नून लीग तिलमिला रही है, क्योंकि रावलपिंडी डिवीज़न से उसकी ज़्यादा सीट्स हैं। नून लीग भी इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रही है, जबकि PTI इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर अपना मैंडेट वापस मांग रही है। खुद चीफ जस्टिस ने बयान पर रद्द अमल जो है वो दे दिया है। इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत फराहम करने का उन्होंने कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कलादम करार दिए जाने की एक दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो ये केस सुन रहा है। क्या इस बयान का मामला भी ज़ेरे गौर आ सकता है? क्या जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी वो इन इल्ज़ामात पर भी कोई ठोस और मंतकी तहकीकात करेगी? क्योंकि इलेक्शन की और आइंदा बनने वाली हुकूमत दोनों की साख पर कमिश्नर रावलपिंडी ने बड़े सवालात उठा दिए हैं। अपने पैनलिस्ट जो है वो तारुफ कराते हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। इल्ज़ामात की जो नौयत है जो कमिश्नर साहब ने लगाए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवालात तो ये भी उठ रहे हैं कि 9 दिन के बाद उनका ज़मीर आखिर क्यों जागा। उसके बाद टाइमिंग जो है वो बड़ी, उस पर सवालात हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, कल जो है वो जो अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा जी मुझे तो बाकायदा इन्होंने मुबारकबाद भी दी। सो ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर एंड देन इल्ज़ामात, एक जिसको कहते हैं ना कि आपने बस इल्ज़ामात की एक बौछार कर दी, आपने जो शवाहिद हैं वो कुछ नहीं दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की, तो दो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट किस तरह देखते हैं आप इसको? डॉक्टर साहब, बेसिकली कमिश्नर साहब को थोड़ा सा ये बताना चाहिए था कि जो उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे काम किए, 70,000 प्लस वोट एक बंदे को मैंने डाले, ये बताना चाहिए था कि किसके कहने पे डाले आपने। आया आपको किसी ने गन पॉइंट पे होल्ड किया हुआ था? ये नहीं बताया। आया गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रेशर किया, जब वो किया तो उन्होंने कहा मेरे साथ साथ उनको भी लटका दें, जो 2 हेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। और मैं आपको फैक्ट्स और तजर्बे से बता रहा हूँ, ना चीफ जस्टिस का इन इलेक्शन में कोई अमल दखल था। आया ये बता दीजिए कि उन्होंने कहा आपको कि ये टप्पे लगाएं, या इलेक्शन कमीशन साहब ने कुछ कहा हो आपको? आप ये देखिए कि कल पिंडी डिवीज़न के मोस्टली नोटिफिकेशंस हुए, और परसों इन्होंने एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट भी जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, जिसमें वो पूरी मेरे पास है फोन में। तो ये नहीं बताया, खाली इल्ज़ामात लगा देना और कहना कि जी मैं तो फजर में खुदकुशी करने लगा था। हालांकि मेरा ख्याल है वो बेहतर ऑप्शन थी, ये सारा फस क्रिएट करने से। अपना भी कैरेक्टर और अपना भी माजी सबके सामने है उनका। मेरी समझ नहीं आई कि उन्होंने ये काम किसके कहने पे किया है। एक तो ये नहीं बताया कि मैंने काम किसके कहने पे किया, और फिर ये भी नहीं बताया कि मुझे किसने कहा कि ज़मीर जगा लो। मतलब ये तो नहीं है कि जिस तरह बाकियों की कोई वीडियोस, कोई फाइल्स, कोई चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, फिर उनसे कुछ काम लिया जाता है, उस तरह की कुछ हो रही हो।
खुदकुशी का जो उनको ख्याल आ रहा था वो किसी और वजह से जो है वो आ रहा हो, क्योंकि इतने फंस गए हों। इनका जो सर्विस कैरियर है वो माशाल्लाह बहुत भरपूर है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोस्टिंग्स हमेशा रखी हैं। ये हर गवर्नमेंट के साथ काम किया है और हर गवर्नमेंट के ब्लू आइड रहे हैं। ब्लू आइड। और उसी वजह से आपको टॉप नॉच पोस्टिंग। पिंडी डिवीजन इज नॉट अ स्मॉल डिवीजन। एब्सोल्युटली। और आप ये लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कुव्वतें ये काम करवा रही हैं, ये हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन उसको इतना डैमेज कर रहे हैं कि इस मुल्क के सर्वाइवल का इशू आ रहा है। और ये जो अभी आपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन नहीं, क्योंकि इतना पॉलिटिशियंस में इतना वो लालच है कि सब कुछ हमें मिल जाए। हर बंदा अपनी तरफ ज़्यादा पाए का केक जो है अपनी जुस्से और औकात से ज़्यादा मांग रहा है। और किसी को ये एहसास नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा और आने वाले हालात हैं क्या। सही। मार दाड़ में लगे हुए हैं, चीज़ें बिखर गई हैं, इनको कौन समेटेगा। जो समेटने वाले लोग थे वो खुद बिखरना शुरू कर दें उस घर को, तो फिर घर कैसे चलेगा। मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, आप ये जो कल इल्ज़ामात आए हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, आप इनको कैसे देख रहे हैं? और क्या आपको भी इसमें कुछ जो है वो एक मतलब देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ आगे जाकर है, या बाकी समझते हैं कि ज़मीर तो किसी वक्त भी जाग सकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 9 दिन के बाद उनका ज़मीर अगर जाग गया? देखिए, मैं समझता हूँ अगर ये बात की जाए कि इलेक्शन में कहीं कोई बेज़ाब्ती नहीं होती, सियासी उम्मीदवार या सियासी जमातें बिल्कुल जो है वो 100% इलेक्शन में दुरुस्त तरीके से हिस्सा लेते हैं, तो शायद ये बात जो है वो सच ना हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर सियासी जमात ये कोशिश करती रही है कि किसी न किसी तरीके से वो इक़्तिदार की सीढ़ियाँ तय कर ले। लेकिन जो रवैया लियाकत हुसैन चट्टा साहब ने इख्तियार किया, यानी आप 7-8 दिन खामोश रहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को और मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो दबाव डाल रहा था, उनसे मैं जो है वो रिजल्ट चेंज करवा रहा था, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं इसलिए खुदकुशी करना चाहता था। इनका तो कोई लेना देना नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन को देख रहा था, रिटर्निंग अफसरान जो है वो उनको रिपोर्ट कर रहे थे, इनको तो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं कुछ अरसे से मेरी फीलिंग्स है, ये तजज़िया है मेरा, कि पाकिस्तान में अब शायद जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में ये सोशल मीडिया है, वो हर शख्स जो है वो पॉपुलैरिटी फेम के चक्कर में पड़ गया है। इसकी बुनियाद पर वो सोचता है कि शायद कोई ऐसा इकदाम उठाए जिसके नतीजे में उसे बड़ी मशहूरी मिले या उसको जो है बड़ी पजीराई मिले। अब ये तस्वर कीजिएगा, शायद आपने और मैंने या बेग साहब ने कभी कम ही लोग देखे होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स जो है अपनी वीडियोस टिकटॉक पे या ब्यूरोक्रेट्स अपनी वीडियोस जो है वो अपने दफातर में अपना चार्ज ज्यूम करते हुए बनाते हो और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हो। लेकिन ये भी हम पिछले कई जो है सालों से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ चट्टा साहब जो बात कर रहे हैं, चट्टा साहब बिल्कुल दुरुस्त था। बेग साहब ने सारी उम्र इंजॉय किया, बेहतरीन नौकरियां की, बेहतरीन पोस्टिंग ली और फिर खुदकुशी शायद ऐसे लोग नहीं करते कि जिन्होंने सारी उम्र साथ नौकरी के कारोबार किए हों, बड़े हैवी कारोबार किए हों, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हैवी हों, और ये महज एक उन्होंने सोचा कि इस वक्त एक लहर बनी है, रिटायरमेंट के मैं करीब हूँ, सियासी उनकी बैकग्राउंड है, वो चाहेंगे कि ठीक है जब ये कभी मुस्तकबिल में उनको मौका मिलेगा तो वो भी देख लीजिएगा सियासी मैदान के अंदर उतरे होंगे कि मैंने उस जमाने में जहाद किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अफजल खान साहब जो थे, जो उस वक्त 35 पंचर लगा के जिन्होंने इलेक्शन को मशकूक किया था, उनकी माफी को कबूल ना किया जाता, उनको जेल में डाल के बंद कर दिया जाता, जो आजकल पॉलिटिकल वर्कर बने हुए हैं, तजियाकार बन के दिफा करते हैं एक खास सियासी जमात का, तो शायद आज इनकी जरूरत भी ना होती। हमारे यहाँ होता ये है कि जहाँ जो है अपनी पार्टी एफिलिएशन या अपनी आपकी अलाइनमेंट, जहाँ किसी अलाइनमेंट किसी तरफ होती है, वहाँ आके आप जहाद शुरू कर देते हैं, बाकी जगहों पे आप खामोश रहते हैं। 2018 के इलेक्शन जिसपे बड़े सवाल उठे, चट्टा साहब उस वक्त भी नौकरी में थे, क्या चट्टा साहब ने उस वक्त बगावत का परचम बुलंद किया? चट्टा साहब जिन जगहों पे तैनात रहे, बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उस पे, हाउसिंग जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से स्कैंडल है, और जब वो डीजी खान में थे सुल्तान बुज़दार साहब के साथ, उस वक्त भी उनके ऊपर बड़े वहाँ स्कैंडल्स हैं, बड़ी उन तहकीकात हो रही है चीज़ों की।
लेकिन क्यों एहतिजाज ना? मलिक साहब फिर मसला भी ये भी तो है ना, सवाल तो ये भी है कि हमारा सिस्टम इस तरह के उनको जो है ना वो सपोर्ट करता है और इस तरह के अफसरान को जो है वो उनको जो है वो बिल्कुल मैं आपकी बात से ना जी आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हर सियासी हुकूमत ऐसे अफसरान चाहती है ताकि उनसे अपने काम ले। असल में हमारा जो एक निज़ाम है ये काफी हद तक जो है वो कम्प्रोमाइज हो चुका है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो फिर आप देखेंगे इस किस्म के लोग खुद ब खुद जो है इससे माइनस हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमें इमरान शफकत साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। इमरान शफकत साहब ये बताइए, जो ये अभी कल जो कमिश्नर रावलपिंडी की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ाम है, पूरा जो है वो उन्होंने ज़िले की बात की है, ये नहीं कि कोई 1-2 सीटों की बात की है। और जाहिर है वहाँ पर एक डिवीज़न की जब बात वो कर रहे हैं तो एक वहाँ पे जमात ज़ाहिर है PMLN को ज़्यादा जो है वहाँ पे बरतरी हासिल है। तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे जो बिलखसूस इस इलाके का इलेक्शन प्रोसेस है उस पर उन्होंने सवालिया निशान उठा दिए। लेकिन साथ साथ एज थिंग्स आर अनफोल्डिंग, एक सोशल मीडिया चैट के जो हैं वो भी चल रहे हैं इस वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो PTI से मुंसलिक हैं, जो ये बात जो है वो कर रहे हैं कि जी वो चट्टा साहब जो हैं उनसे बात हो गई है, वो स्टेडियम जाने वाले हैं, ये ट्रेंड चलाना है, इसको भी ऑन बोर्ड ले लो, उसको भी ऑन बोर्ड ले लो। पहले भी ये बातें हो रही थी कि उनकी कोई कनेक्शंस हैं और कहा जा रहा था कि जितना नज़र आ रहा है उससे बहुत कुछ आगे जाकर हो रहा है, ये किसी एक जो जमात है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इनकी जो अहमियत है, जो ये इनके इल्ज़ामात हैं, इनकी क्या अहमियत है, या फिर जिस तरह अफजल खान के साथ हुआ, इल्ज़ाम आए गए, पता नहीं चला, ख़त्म हो गई चीज़, मिट्टी पा गई? देखिए, सच तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होता अगर कोई सच तक पहुंचना चाहे। चट्टा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कितना रोल होता है इंतखाबात में और कितना नहीं होता, ये हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। ये आरओज जो थे इस दफा सेशन जजेस नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी थी और इसी वजह से ये वाली बात चली। तो अगर मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठ चुका है। अगर वो चाहें, अगर वो इरादा पूरा कर लें अपना, जिस तरह की उनकी शोहरत है कि वो चीजों को यानी इंसाफ करते हैं, तो इसका भी मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहें तो वो शायद ये पाकिस्तान में शायद पहला केस इस तरह का होगा जो इंसाफ तक पहुंचा या पहुंच सकता है, जिसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। बाकी जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत से जो है इफ एंड बट्स होते हैं और लोग जो है वो बड़ी मजबूरियां, बड़ी मसलतें, बड़े इस तरह के मामलात होते हैं। बट इमरान साहब, जाहिर है कि जो बंदा, मैं आपकी अपॉलॉजीज आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस इदारे पर बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, उसी से एक्सपेक्ट करना कि वो अगर इन्वेस्टिगेशन करवाए तो उस इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा, उस पर भी सवालिया निशान उठ जाएंगे। फिर तो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। अब आपने एक शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगाया है, पूरे इदारे के ऊपर नहीं लगाया। वहां पर कोई बेंच भी बन सकता है। वो बेंच एक अकेले चीफ जस्टिस ने नहीं बनाना, वो कमेटी है और उस कमेटी ने बनाना है। तो अब अगर हर चीज के ऊपर सवाल एतराज उठाना है तो फिर तो तबाही के अलावा और कोई चीज बाकी पीछे बचती नहीं। तो जो अगर लियाकत चट्टा साहब को आप देखें, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से थे, ये CSP ऑफिसर नहीं थे। उसके बावजूद ये बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर रहे और हर गवर्नमेंट के अंदर रहे, परवेज राय साहब से लेके हमजा तक, और मंजूर नजर रहे। और बड़े यानी ये कोई सादा मामला नहीं था, ना ये कोई सादा मामला है। 12 तारीख को इनकी वो जो बोर्ड है वो इनको रिफ्यूज करता है इनकी प्रमोशन से, और ये उस दिन ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका एहतमाम करते हैं। और फिर उसके पीछे एहतमाम भी होता है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीजें चल रही हैं। और फिर उसी दिन का ये इंतखाब किया जाता है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी होती है। तो चीजें समझ भी आ रही हैं और इतनी सादा भी नहीं है, लेकिन इतना जब मैस क्रिएट हो जाए तो फिर बड़ी बेरहमाना किस्म का जो इन्वेस्टिगेशन है वो जब तक नहीं होगी तब तक चीजें अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त अंदाज में नहीं बैठेंगी। आज की तारीख तक जो सवाल पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात की साख के ऊपर एक सरकारी अफसर ने उठा दिया है, वो बहरहाल माने रखता है। ऐसा नहीं होगा कि या ऐसा नहीं हो सकता
देखें कि 4 हलकों का जिक्र था 2014 में जी। और उन 4 हलकों का जो जिक्र था उसके पीछे वो जो कुव्वतें थी वो बैटल फॉर पाकिस्तान से लेके और फिर वो सारे ओपन सीक्रेट हो चुके हैं और लोग जो है वो इंतखाबी मार्कों के अंदर अपने उन मार्कों का जिक्र करते हैं कि हमने थर्ड पार्टी को लॉन्च किया था। तो 2014 में जिन लोगों ने 4 सीटों के ऊपर इतना बखेड़ा डाला था, इतना लंबा धरना दिया था, अब तो वो क्लेमेंट है कि जी कि हमें 141 सीटें जो थी पंजाब की हैं, वैसे ओरिजिनली 141, वो कहते हैं कि 155 में से हमें 55 दी, बाकी हमारी 100 खा गए। तो ये इतनी चीज आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को जाने नहीं देगी। तो एक फसाद, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और ये हम सब जानते हैं इमरान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानिया बनाना है उसमें किस तरह जो है वो मास्टर है, किस तरह बयानिया बना सकती है, बाकी जमातें उस तरह नहीं बना सकती, गलत सही वो बयानिया बनाने में कामयाब रहते हैं। अच्छा, मैं जरा बेग साहब की तरफ आती हूँ। बेग साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है और कहा गया है कि जी वो 3 दिन में रिपोर्ट करेगी और वो कमेटी जो है वो चट्टा साहब को भी जो है उससे सवाल जवाब करेगी, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगेन वही जो मैं इमरान साहब से बात कर रही थी, इन्वेस्टिगेट तो बिल्कुल होना चाहिए, वरना जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसके मैंडेट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस पे खुद एक सवालिया निशान लगा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है, वो रिपोर्ट एक निकालती भी है, तो उसका क्या होगा? नहीं, देखें इसको दूसरी साइड से भी देखें कि चट्टा साहब का कहा हुआ कोई हरफे आखिर नहीं है। प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। उसने हेयर से में बात कर दी। हेयर से का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें और दुनिया सच मान ले, क्योंकि कुछ लोगों को उनका इल्ज़ाम लगाना पसंद आया है और उनकी मंशा के मुताबिक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ऑफिसर को तो उसकी जो ख्वाहिश थी कि कचहरी चौक में तो होना वही चाहिए कि आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बेग साहब, हमने इस मुल्क में अफजल खान भी देखे हैं, हमने इस मुल्क में 35 पंक्चर के इल्ज़ाम भी देखे हैं, ठीक है, वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए और वो इंतशार फैलाने के लिए बहुत होते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है जी, उसके बाद वो बैक करने के लिए उनके पास कोई शवाहिद है या नहीं है, दैट गोज विदाउट सेइंग, बट जो जिस इदारे पे इल्ज़ाम लगाया वो इन्वेस्टिगेट करेगा। नहीं, देखें इलेक्शन कमीशन बहैसियत एक अदारा इन्वेस्टिगेशन तो उस तरीके से नहीं कर सकता। ये तो फेडरल एजेंसी या पुलिस करेगी जो कि उनको लेके भी गए हैं। मकसद ये है कि उन्होंने तो उनसे अगर कुछ सवाल जवाब करना है तो यही करना है कि भाई आप ही हमें रिजल्ट भेज रहे थे, आप ही हमें कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट भेज रहे थे पूरे डिवीजन की, जिसकी बेस बना के उन्होंने कल नोटिफिकेशंस कर दिए हैं सारों के। बिल्कुल। और ये नोटिफिकेशंस के बाद कैंडिडेटों को चट्टा साहब मुबारकें भी दे रहे थे। बिल्कुल। तो रात को क्या हुआ, क्योंकि आप ये आपके 20 से भी कम दिन रहते हैं रिटायरमेंट में, तो कौन सा ज़मीर जागा? सारी जिंदगी नहीं जागा जब माल कमा रहे थे। गालिबन मेरा ख्याल है 18 को या 13 को, वट एवर, लेकिन लास्ट लेग ऑफ हिज सर्विस। तो मकसद ये है कि उन्होंने इल्जाम लगा दिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर दो कि जो मैं कह रहा हूँ ये फार्म 45, 47 ये सब गलत है। अगर ये आप जब आए कल आए तो साथ फिर शवाहिद भी लाते, ये मेरे पास वीडियोस हैं, ये मेरे पास पिक्चर्स हैं, व्हाटएवर, कुछ तो लाते ना साथ। मतलब इवन व्हेन वी डिड अ प्रोग्राम यस्टरडे तो हमने भी बड़ा इसको, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने कहा जी ये पागल है, ये साइकोटिक है, इसको मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उस वक्त वो भी बड़ा एक अजीब सा रिएक्शन लगा, लेकिन एज थिंग्स आर अनफोल्डिंग और चीज़ें ये सामने आ रही हैं तो सवाल तो उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर ये गलत इल्ज़ामात हैं और इन्होंने पर्पसली, देखिए इमरान साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इमरान साहब क्विकली, फिर मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ये फैसलाबाद में मुस्लिम लीग काफ के लोगों को जितवाते रहे हैं जब ये वहां पे पोस्टेड थे जी। तो चीजें जब खुलेंगी तो फिर बड़ी खौफनाक हो जाएंगी। तो बहरहाल इसके ये सादा मामला नहीं है, ये इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक डिफरेंट होगा। हुकूमत साजी कैसे होगी, क्या हो रहा है, अपने एनालिस्ट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। मलिक साहब, इस वक्त सिचुएशन मुल्क में ये है कि हर पार्टी जो है वो सूबाई हुकूमत लेने में जो है वो पेश है, वहाँ इंटरेस्टेड है। जरदारी साहब भी कभी कोयटा का दौरा कर रहे हैं, कभी जो है वो सिंध में देख रहे हैं, पंजाब में भी अपनी जोड़ तोड़ जो है वो करना चाह रहे हैं। विफाक में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। विफाक में एक दूसरे के गले में जो है ना वो घंटी डालने की कोशिश की जा रही है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्या इसकी वजह ये है कि जो सारा पावर है, जो पावर सेंटर है, वो टिप कर गया है सूबों की तरफ, और जो चैलेंजेस हैं वो वफाक की तरफ रह गए? वही जो ताना पड़ता था जी, तो 27 किलोमीटर की रेडियस की हुकूमत है, इसके पास है तो कुछ नहीं उस तरह। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। बज़ाहिर ये सियासी जमातें एक दूसरे को दबाव में रखने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कर रही हैं कि वो इक़्तिदार में शामिल नहीं होना चाहती। बारगेनिंग पोजीशन है बात सियासी जमातों की। वो समझती हैं कि उन्हें ये अगर पोजीशन मिल जाएं तो वो इक़्तिदार में साथ देने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि PMLN जो है, मुझे लगता है ये है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, और अगर पीपल्स पार्टी किसी मौके पे ये समझेगी कि वो शायद हुकूमत का साथ छोड़ दे और हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी भी कोई नौबत आएगी। क्योंकि आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए एक बड़ा ग्रुप जो है वो उस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर सकता है, और जिसका पीपल्स पार्टी को भी इदराक है कि अगर हमने अलहदगी इख्तियार की और हमने अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की तो शायद मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट अपने आज़ाद ग्रुप की तरफ से मिल सकती है। इसलिए ये सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी। ये कहा जाता रहेगा जी कि इक़्तिदार जो है वो बड़ी कांटों की स्टेज है। खास तौर पे इकानमी के हवाले से कुछ मुश्किल फैसले होंगे या कुछ बड़े फैसले होंगे, उन फैसलों का अभी से माहौल बनाया जा रहा है कि हम तो नहीं चाहते थे इक़्तिदार, लेकिन हमें इक़्तिदार इसलिए लेना पड़ा कि मुल्क के लिए ज़रूरत थी, और अहम फैसलों की वजह से हमने ये नहीं देखा कि हमारे ऊपर तनकीद होती है या हमारी सियासत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हमने रियासत को बचाने के लिए ये अहम फैसले किए हैं। मौजूदा हालात में जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट आने वाली हुकूमत के साथ खड़ी नजर आती है, जो इकानमी का बोझ जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट उसका अपना कंधा देने को तैयार है कि सपोर्ट किया जाए हुकूमत को। फिर सरमायाकारी के हवाले से जो चीजें हैं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई बड़े खतरात हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी आस्ता आस्ता ये बात समझ रही है कि अगर वो सड़कों पर आकर इक़्तिदार जो है हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो शायद ये मुश्किल होगा, उनके बहुत से लोग उनका साथ छोड़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि ये इस्तीफों का ऐलान करें और सारे इस्तीफे दे दें। PTI माजी की इन गलतियों से शायद कुछ ना कुछ सबक हासिल कर रही है और KPK की हुकूमत उनकी तरजीह होगी। लेकिन ये सारा जो सूरत हाल है जिसका हम जिक्र कर रहे थे लियाकत चड्ढा साहब का, अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा रिटर्निंग अफसरान ये कह देंगे कि चड्ढा साहब झूठ बोल रहे थे। ये उनका जो फायर है ये बाउंस कर जाएगा। जिनके बारे में वो कह रहे थे कि जी मेरे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनके ऊपर मैंने दबाव डाल के रिजल्ट चेंज किए, वो कहेंगे कि जनाब चड्ढा साहब ने हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं की। और चड्ढा साहब के जो अपना आज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, किससे बात कर रहे थे, किससे मिलना चाह रहे थे, वो भी जब सामने आ जाएगा तो मेरे ख्याल में ये फायर जो है ये खाली चला जाएगा। सियासत में अब जो हालात हैं इस वक्त, PTI को भी इदराक है, PTI के बड़े ऐसे अराकीन असेंबली हैं जो इस सूरत हाल पे आ चुके हैं कि बस हमें पार्लियामेंट में बैठने दिया जाए और हम इस सिस्टम को चलाने के लिए अपोजिशन करते हुए तैयार हैं। तो ये एक माहौल तो बना रहेगा कि हुकूमत साजी कोई नहीं करना चाहता, हुकूमत में कोई बैठना नहीं चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि हुकूमत भी बनेगी और अपोजिशन भी अपने बेंचेस पर बैठकर अपना काम कर रही होगी। बेग साहब, क्या ये जो गू मगू की कैफियत है, स्पेशली मार्च बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट vis-a-vis IMF हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकेगी, या जिस तरह अभी बेग साहब के जिस तरह अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि ये अपनी सिर्फ जो है ना ये अपनी पोजीशनिंग बेहतर करने के लिए और अपनी एक ये दिखाने के लिए जो एक पॉलिटिकल कैपिटल वेस्ट होगा 2 सालों में आपका, जो फर्स्ट 2 years इंपॉर्टेंट डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, उस वजह से कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो माशी मुश्किलात हैं, जो मुल्क को इंटरनल मसाइल हैं, जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी चाहिए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर या हमारा लोकल इन्वेस्टर बेचारा कुछ कर सके। पिछले 4-5 माह से लोग इंतज़ार कर रहे थे इलेक्शन होंगे, आगे बढ़ेंगे, शायद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हालात अच्छे हों, कारोबार चल पड़े। उसके लिए मैं ज़रूरी हूँ कि समझता हूँ कि गवर्नमेंट बननी चाहिए। मुश्किल है, नेचुरली मुश्किल है, किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो मिल मिला के ही काम चलाना है। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं ब्लैकमेल करके बाजू मरोड़ कर
सारी चीज़ें अपने पास रख लूं और जो प्राइम मिनिस्टर है उस बेचारे के हाथ में कुछ भी ना हो और वो सिर्फ ब्लेम लेता फिरे, क्योंकि फैसले तो सख्त होंगे। अगले 4-5 साल आपकी इकॉनमी पे बहुत सख्त प्रेशर है, कोई भी ले आए, किसी को भी ले आए, वो प्रेशर कम नहीं होगा। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ सबको सोचना चाहिए, लेकिन खैर पॉलिटिशियंस ये बात नहीं सोचते। वो तो कहते हैं अवाम को कुछ ज़्यादा सहूलत या उसका कोई नहीं सोचता, खुद बहुत अमीर हैं, खुद बहुत सारे पैसे हैं। तो गवर्नमेंट बने चले जैसे भी चलानी है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चाहिए इनको बिठाएं, आगे बढ़ाएं। अगर फर्ज कर लीजिए थोड़ा सा गवर्नमेंट चलती है और अगर आप समझते हैं कि फ्यूचर में नहीं हो सकता तो साल बाद इलेक्शन करवाएं। ये सारे जो आज़ाद हैं और जिनको बड़ा जोम है, और ये जो चट्ठा से लोग कहते हैं 70-70 हज़ार स्टैंपें लगी हैं, उसका फिर वो बहुत से मुल्कों में हुआ। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन साल बाद असम्बलियाँ टूटी हैं, साल बाद इलेक्शंस हुए हैं। तो ये वंस फॉर ऑल, क्योंकि देखिए एक चीज़ साबित होगी, वो जो बयानिया आप कह रहे थे ना बनाने में बड़े माहिर हैं, वो झूठा बयानिया इस कौम का अलमिया यही है। मैं समझता हूँ जो आज हमारे मुल्क की हालत है उसमें सबसे बड़ी जो हमारी कौम है उसका हिस्सा है। वो कैसे आप उसको वोट दे सकते हैं? 4 साल इस गवर्नमेंट में रहा, झूठ बोला, एक तरक्याती काम नहीं किया, कौम उसको वोट दे रही है। फिर बयानिया तो है ना, झूठा बयानिया बिकता है। बिक रहा है ना, बिक रहा है। मैं भी यही कह रही हूँ। ठीक है, इस मुल्क में अगर ये भी साबित हो गया कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, कोई स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स कोई काम नहीं करना, आप झूठा बयानिया देते रहें, फ्यूचर के ख्वाब दिखाएं और वोट लें, और बाद में कौन पूछने वाला है? बेग साहब, आई थिंक उसमें खैर बात लंबी हो जाएगी। उसमें जिस तरह यक के बाद दीगरे जो सजाएं भी आई हैं, वो तो राना सनाउल्लाह भी अब कह रहे हैं कि वो हमें, क्योंकि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, जिस तरह वो सजाएं आई हैं उसमें भी लगा कि एक वो जो सिंपैथी वोट है वो गया है उस तरफ। नहीं, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता सिंपैथी वोट पे। लोगों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई जो काम है रियासत को संवारने का पब्लिक के लिए, वो किसी ने करना है तो उसको वोट दो। वो एक अपनी जगह चीज़। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक समात 14 घंटे तक चलाएंगे और वो नज़र इस तरह आएगा कि जैसे एक माइंड बना के जो है वो जज साहब आए हुए हैं, तो वो फिर बयानिया उस पर सिंपैथी वोट तो आएगा। तो 12 साल फॉरेन फंडेड केस चलता रहा, तो इसी तरह चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, बट 2 wrongs don't make a right. That's all I'm saying. यहाँ पे नैब का लॉ 120 दिन में आपने केस फाइनल करना है। 8-8 साल लोगों को जेल में रखा, ये बट 2 wrongs 3 साल वो चीमा जेल में रहा, उसका ट्रायल ही नहीं हुआ। वो सारे जो लोग 3-3 साल इनके दौर में जेल में रहे, वो क्या था? ठीक। तो मकसद ये है कि अपने पे आ जाए तो आप वजातें ले आते हैं। भाई अपना कैरेक्टर चेक करो, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। आपने जो 2018 में के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, 40-40 हज़ार लोगों को बैलेट पेपर पहले दे दिए गए थे कि आप स्टैंपें लगा लें और डाल लें, तो वो क्या था? आरटीएस हमने बंद किया, किसने बंद किया? तो ये सारी चीजें कल जो हो रहा था वो भी गलत था। अगर आज हो रहा है, आज हो रहा है, चीखे ना मारे, क्योंकि आपने ये काम किया था, आपने लोगों को जेले डाला। इस मकाफाते अमल में हमारा मुल्क जो है सफर कर रहा है, ये हमने सोचना है जी। मुझे बताइए, हम अब उनकी बारी आए तो सुलह कर लें, नहीं सुलह ना करें, और उनकी बारी आए तो सिंपैथी वोट हो जाए, लोगों पे हीरवन डाली, सजाए मौत दिलवाई। मकसद ये है कि ठीक है वो गलत था, बिल्कुल, ये भी कोई गलत नहीं है। घड़ी नहीं बेची, चोरी नहीं की, तो शाखाना में साबित नहीं हुआ, 10 साल केस चलाएंगे इसको। मैं जरा इमरान साहब की तरफ भी चलती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ भी जाना है। इमरान साहब, आप किस तरह देख रहे हैं जो हुकूमत साजी का ये अमल है? आपको लग रहा है कि जल्द किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा, या जिस तरह ये पहले आप इस वक्त चल रहा है वही उस और किसी को बिठाना पड़ेगा लाकर? देखें, कुछ लोगों को, बल्कि बहुत से लोगों को गुस्सा है, और गुस्सा किसी को एक दूसरे के ऊपर है और किसी को तीसरे के ऊपर है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगी। और एक इतला ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बजाय जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि हम तहरीके इंसाफ के साथ नहीं जाते, नून लीग हमें सपोर्ट करे, नहीं आना चाहती हुकूमत में, ना आए, हम हुकूमत बनाते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल हमारे वाली शराइत हम पर लागू करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है मेरी इतला के मुताबिक अपनी सीईसी के अंदर, अपने जो कोर लोग हैं उनकी, कि ये जो आप लोग उछलते फिर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, शायद हमारे पास चॉइस का मार्जिन इतना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस तरह की हरकतें की तो शायद ये सब कुछ जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए कि अगर ये दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर हुकूमत बना भी लेती हैं, 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें डिलीवर नहीं कर पाए, टू दी एक्सटेंट कि जब इलेक्शन प्रोसेस में गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही जी हमसे हमारी वजारतों का सिर्फ हिसाब लें, और नून लीग 2013 से 18 का टाइम जो है वो गिनवाती रही। इसको तो कोई होन करने के लिए तैयार ही नहीं था। ये डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक कोशिश जरूर की जाएगी। जो बेग साहब बात कर रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट, हम माने ना माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहरहाल वो स्टेक होल्डर है। और पिछले इन 16 माह के दौरान कुछ ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है कंटिन्यूटी चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि अगर आपके गल्फ कंट्रीज के साथ जो आपके मामला बेहतर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है, चीन के साथ जो हमारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं किसी रुकावट का शिकार हो जाए। अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी चैलेंज है। 16 माह की हुकूमत के बाद शायद कुछ गलतफहमियां अगर मौजूद थी मुस्लिम लीग नवाज के पास तो वो दूर हो चुकी होंगी। पीपल्स पार्टी को अगर कुछ चीजों की गलतफहमी थी तो वो भी काफी हद तक दूर हो चुकी होगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि अगर कोई गवर्नेंस बेहतर नहीं करता, अगर कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती जिसका साथ एस्टेब्लिशमेंट दे रही होती है, तो उसका बहरहाल नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हालात हो सकते हैं, कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर PMLN के या पीपल्स पार्टी के कि ठीक है आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना लें, तो वो इस पोजीशन में वो भी नहीं है। इमरान खान साहब कोई ऐसी लचक के पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ चलने को शायद तैयार अभी तक नजर नहीं आते, अगरचे बहुत सारी चीजों में लचक पैदा हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान को जिन नामों से पुकारा करते थे उनसे जाके बगलगीर वो हो चुके हैं। लेकिन ये तो अमेरिका को भी आवाजें दी जा रही हैं कि आपको अपना हक अदा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के पास चले गए और इनके पास कौन सी ईगो है? वही कह रहे, वही मलिक साहब वही कह रहे कि इन अलकाबाद से नवाजा करते थे। दूसरी बात मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये है कि ये जो पॉपुलरिज्म है, इसके पीछे जो बयानियां बनाए जाते हैं, जो बेग साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की कि ठीक है फिर लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब कोई मजहबी जमात ये मजहबी कार्ड खेलती थी तो हम सारे दानिशवर, सारी इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया, सारे लोग ये आवाज उठाते थे कि मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले रियासत मदीना का कार्ड इस्तेमाल किया गया, आजकल आप देख रहे हैं जो भी जेल में जाता है, मुलाकात करके बाहर आता है, फतेह मक्का की बात करता है कि फतेह मक्का वाला हम जो है वो रवैया अख्तियार करेंगे। यानी आपने रियासत मदीना और फतेह मक्का यानी एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने का अगर फैसला कर ही लिया है, तो फिर आप एक मजहबी जमात होने का ऐलान कर दीजिए। फिर आप कहिए अली मोहम्मद खान साहब ने कल हमसे जब बात की तो बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ उनकी ट्वीट जो आई उसमें पूरे नकात थे कि जी उसमें ऐसा बंदा नहीं होगा हुकूमत में, वैसा बंदा नहीं होगा। लेकिन माजरत के साथ जो बातें वो लिख रहे थे, वो जो उनका दौरे हुकूमत था उसकी कंप्लीट नफी थी, कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन थी। मुंह पे झूठ बोलते हैं इनके बानी जो है, मुंह पे झूठ बोलता है और आधे घंटे बाद मुकर भी जाता है। मकसद ये है कि ये मुल्क बड़े नाजुक हालात में है, अवाम का कोई सोच नहीं रहा। ये पॉलिटिशियन, मैं अल्लाह माफ़ कर दे मेरे सारे दोस्त हैं, लेकिन ये अवाम का नहीं सोचते। तो फिर वो डिलीवर कैसे करेंगे 16 माह के बाद? अब ये किस तरह ये आ जाएंगे दोनों, तो किस तरह डिलीवर करेंगे? अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता जिस नैज पे है इकॉनमी वाइज, और ये इकॉनमी सर्वाइव, मईशत आपकी नहीं करती, कोई रिवाइवल नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बाहर से कोई लोग या लोकल इन्वेस्टर इनिशिएटिव नहीं लेता, लोग बेरोज़गार हैं बहुत ज़्यादा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पड़ेगा। कुछ कुव्वतें बैरूनी और पाकिस्तानी हमारे जो एजेंट हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो, हर लिहाज से डिस्टर्ब हो, और हम उसके काफ़ी नज़दीक हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा मुल्क को इस काबिल रखें कि आप भी इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, हम जैसे लोग तो नहीं करते। तो आपने तो अपनी औलादें भी तैयार कर ली हुई हैं और उनके आगे से नस्लें तैयार कर ली हुई हैं, तो खुदा के वास्ते ये जो 22 करोड़ 25 करोड़ या 26 करोड़ लोग हैं, इनका थोड़ा सा तो सोचें। देखिए ये 25-26 करोड़ ना, डेली आपको 2 से 2.5 अरब रोटी चाहिए। आपको जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला है वो फूड सिक्योरिटी है। इनको खाना कैसे खिलाएंगे? और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पता नहीं कहाँ चली गई, सारे पैसे पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं, नो अवेयरनेस। तो ये चीज़ें, मसाइल बहुत हैं इस वक्त। तो चाहिए, अब PTI में माशाल्लाह ऐसे लोग कनेक्ट होके आगे हैं, अल्लाह माशाल्लाह। वो कहाँ गया नज़रिया, वो कहाँ गया मंशूर, वो कहाँ गया नज़रियाती लोग, ठीक है जी।
साहब ये हमारी सारी पार्टीज का यही हाल है। मुझे पता है। मरियम साहिबा जो कहती थी बाथरूम्स में लोटों की जगह है, अब देखिए वो सारे भाग भाग के उधर जा रहे हैं। क्योंकि उनकी हो रही है, अगर आप नून की करेंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। तो सारी अक्रॉस द बोर्ड ऐसी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी माशरे में। देखिए यहाँ तो फिर आप इंपोर्ट कर ले लोग, वरना तो मार्केट में यही स्टफ अवेलेबल है। अपनी थोड़ी सी जरूरत पड़ी मुझे कह रहे हैं बेगर्स कार्ड भी चूजर्स हमें इसमें जो है वो इसमें करना है। अच्छा इमरान साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, अगर यही फॉर्मूला सामने आना है, इन दोनों पार्टीज नहीं आना है, तो उनके पिछले 16 महीने तो कोई अच्छे नहीं रहे, ये क्या डिलीवर करेंगे? और स्पेशली अब तो हालात और ज्यादा मुश्किल हैं। देखें, नाकामी पाकिस्तान के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचा। अगर ये इदराक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होता कि उसके पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि वो मारे जाएंगे, सादा अल्फाज में मारे जाएंगे। मैं सियासी एतबार से कह रहा हूं। अगर वो महाजराई की तरफ जाएंगे, आने वाली हुकूमत को बहुत ज्यादा वो तंग करेंगे, पाकिस्तान के मसले मसाइल, यानी 2014 वाला के चीन पाकिस्तान में आ रहा है, CPEC बढ़ने जा रहा है और ये जनाब खड़े हो गए फसाद करने के लिए, अगर इस तरह की ये हरकतें करेंगे मैं ये कह रही हूँ ये दोनों पीपल्स पार्टी PTI, पीपल्स पार्टी PMLN डिलीवर कैसे करेंगे? इकट्ठे अगर कोalition में जाते हैं, क्या ये डिलीवर कर सकते हैं? अब ये हीले बहानों का और मन मर्जी करने का कोई चांस नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज्यादा जो है वो किलिंग सूरत हाल है कि अगर पंजाब में वो नाकाम हुए, अगर वफाक में नाकाम हुए, तो फिर अगला इलेक्शन उनका नहीं है ये, बल्कि ये पार्टी काफ लीग जैसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। ये नहीं, ये खानदान तक महदूद होकर रह जाएगी। तो ये उनके पास, उनको अंदाजा है। अगर इसके बावजूद अगर ये पुरानी तर्ज के ऊपर चलते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते या कुछ इस तरह की गड़बड़ होती है, तो फिर शायद जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बहुत बहुत ज्यादा जिसको गंद कह लें वो, या बहुत ज्यादा तबाही फैलेगी। तो इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, इनको मिलके चलना है, इकट्ठे चलना है। और मेरा ख्याल है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो बड़ा स्मूथ सेलिंग भी करेगी और चीजों को ठीक भी करेगी, क्योंकि सब एक जो कहते हैं ना जी के सेम पेज ही कह लें, सेम पेज के ऊपर चलेंगे। चले, अल्लाह करे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम इकोनॉमी के हवाले से तो जो है वो सेम पेज पर चले और कम से कम कुछ इस तरह की चीज़ें कर लें, तय कर लें जिन पे कोई सियासत नहीं होगी। ऑन दैट नोट वी हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मलिक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।